बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट अ पॉइजन ट्री बाय विलियम ब्लैक। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट ऑथर, की फैक्ट्स, पोएम ट्रांसलेशन और लास्ट में थीम। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट ऑथर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1757 है और 12 अगस्त 1827 इसकी डेथ हुई थी। ये एक इंग्लिश पोइट, पेंटर और प्रिंट मेकर थे। स्टार्ट में इसकी इतनी रिकग्नाइजेशन नहीं थी, बाद में इसे पॉपुलैरिटी मिली और ये रोमांटिक एज के जो थे पोइट थे। अब रोमांटिक एज क्या होती है इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। रोमांटिक एज की पोइट्री और विक्टोरियन पोइट्री क्या होती है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्योंकि पोइट्री का बिल्कुल चेंज हो गई थी, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे बिल्कुल चेंज हुए थे। सो वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये जो रोमांटिक पोइट्री है इसको समझने में आपको आसानी हो। इसके क्या मेन थीम्स थे रोमांटिक पोइट्री के, विक्टोरियन पोइट्री के। 10 साल की एज में विलियम को जो थे मतलब इसकी एक विश थी कि मैंने पेंटर बनना है, तो इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इसे ड्राइंग स्कूल भेजा था। ठीक 2 साल बाद विलियम ने जो है पोइट्री लिखना स्टार्ट की और इसी तरह इसने जो है 2 कलेक्शंस दी थी जो इसके पॉपुलर कलेक्शंस है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो 1787 में पब्लिश कराई थी और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि 1794 में पब्लिश कराई। इसका भी एक कंसेप्ट है, ये आगे हम देखेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है। और इसके जो फेमस पोएम्स है विलियम ब्लैक के वो है द लैम्प, द टाइगर, अ पॉइजन ट्री, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। लंदन, इस पर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी तरह जो लास्ट वो हैं पोएम जो है चैमनी स्वीपर। इसके की फैक्ट्स की अगर बात करें इस पोएम की, तो ये पोएम जो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश कराया गया था 1794 में। अब कंसेप्ट समझते हैं सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के। दोस्तों सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, इस कलेक्शन में विलियम ब्लैक ने उन पोएम्स को रखा जो माशरे या समाज की बुराई को दिखाती है। मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द फॉलन वर्ल्ड। और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में विलियम ब्लैक ने उन पोएम्स को रखा जो माशरे की अच्छाई को दिखाती है या समाज की अच्छाई को दिखाती है। सो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस रिप्रेजेंट्स द अनफॉलन वर्ल्ड। और इसी तरह विलियम ब्लैक का ये मानना था कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम बड़े मासूम होते हैं, हमारे अंदर जो है कोई मकारी, कोई चालाकी नहीं होती, मतलब बिल्कुल मासूम होते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसी तरह हमारे अंदर जो मकारी, चालाकी आने लगती हैं जैसे जैसे हमें दुनिया का एक्सपीरियंस होता रहता है। इसीलिए विलियम ने एक कलेक्शन का नाम जो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस रखा और दूसरे कलेक्शन का नाम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस रखा। अब जैसे मैंने बताया विलियम ब्लैक एक काम बड़े बखूबी करते थे कि अगर एक पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पे लिखते थे तो दूसरा पोएम जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पे लिखते थे, मतलब उस कलेक्शन में जो है एक पोएम डालते थे। इसी तरह जो लंदन पोएम है, जैसे उस पर ऑलरेडी जैसे मैंने बताया वीडियो मैंने बनाई है, वो पोएम जो है उस पोएम के बाद जो है ये जो लंदन पोएम ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पर पब्लिश कराया गया था। इस पोएम के बाद सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में इसने कोई पोएम जो है पब्लिश नहीं कराया था। तो ये काम बड़ी बखूबी करते थे। और इसी तरह जैसे द टाइगर पोएम है, द टाइगर पोएम के बाद ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आते हैं द टाइगर, क्योंकि टाइगर जो है ओबियसली एक खौफनाक जानवर है। और टाइगर के मतलब जो कंट्रास्ट में इसने जो पोएम लिखा था वो है द लैम्प। सो अब लैम्प पोएम जो है ओबियसली लैम्प जो है एक मासूम सा जो है जानवर है। तो ये इसका जो है ये एक काम था जो इसने किया था। इसके कलेक्शंस थे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये एक चीज़ याद रखना कि लंदन पोएम के रिस्पॉन्स में कोई भी पोएम जो है नहीं लिखी गई थी। सो बहुत से क्रिटिक्स का ये मानना है कि विलियम ब्लैक ने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का जो आइडिया है वो जॉन मिल्टन की बुक पैराडाइज लॉस्ट से ली थी। पैराडाइज लॉस्ट आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी। सो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का मतलब है कि जब एडम और ईव जन्नत में थे, जब उन्होंने वो फल नहीं खाया था। वो एक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जब एडम और ईव दोनों ने वो फल खा लिया था और उन्हें ज़मीन पे उतार दिया गया था, दुनिया में बेच दिया गया था। सो ये कंसेप्ट है। और कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इसने जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का जो आइडिया है ये इसने जो है पैराडाइज लॉस्ट
जो कि जॉन मिल्टन की बुक है उससे ली है। सो आई होप सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का जो कंसेप्ट है आपको समझ आया होगा। सो ये पोएम जो है 16 लाइन पोएम है। इसके 4 क्वाट्रेंस है। क्वाट्रेंस का मतलब है स्टेंजास। और ये जो है ट्रेशिकी। ट्रेशिकी का मतलब है दीज टू टाइप्स ऑफ सिलेबल्स आर यूज्ड इन ट्रेशी। द फर्स्ट इज स्ट्रेस एंड द सेकंड इज अनस्ट्रेस्ड। सो ट्रेशी का मतलब ये है कि जो पहला सिलेबल होता है वो जो है स्ट्रेस्ड होता है और जो दूसरा सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। इसी तरह जो अगर आयम्बिक की बात करें, आयम्बिक जो कि वो भी बहुत सी पोइट्री में यूज़ होता है। सो आयम्बिक का मतलब ये है कि पहला सिलेबल उसमें जो है अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा सिलेबल जो है स्ट्रेस्ड होता है। लेकिन ट्रेशिकी में क्या होता है, ट्रेशिकी में ये होता है कि जो पहला सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है। इसका एग्जांपल ये इसी पोएम में हम देखेंगे कि एग्जांपल ये आगे जब हम पोएम डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। उसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो AA, जो इसकी राइमिंग स्कीम है ईच क्वार्टरन में। और ये पोएम जो है अमूमन हेट और एंगर के बारे में है। और इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात करें तो इसमें एंटीथेसिस का यूज़ हुआ है। एंटीथेसिस का मतलब है कंपैरिजन और कंट्रास्ट। और इसी तरह एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन से मुराद के जब जो लाइंस हैं, चाहे पहला लाइन जो भी हो, उसमें जो है कॉन्सोनेंट का यूज़ हो, मतलब एक लाइन में ज़्यादा कॉन्सोनेंट का यूज़ हो। कुछ वर्ड जो है जिसमें कॉन्सोनेंट यूज़, जैसे आई टोल्ड माई रेत डिड एंड। अब रेत क्या है, ये जो है एलिट्रेशन है। सो इसी पोएम का एक हिस्सा है, एक लाइन है। और इसी तरह जो अगला लिटरेरी डिवाइस यूज़ है वो एलूजन। एलूजन इज़ अ ब्रीफ एंड एन इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया ऑफ अ हिस्टोरिकल, cultural, political or literary significance, like garden, apple and tree are the illusions of Adam, Eve and the garden of Eden in this poem. So ये कुछ ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो कि हिस्टोरिकल होते हैं, कल्चरल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं। जैसे गार्डन, एप्पल एंड ट्री, ऑब्वियसली ये किस चीज़ से लिंक है, पैराडाइज लॉस्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये किस चीज़ से इसका रिलेशन कराया गया है। पैराडाइज लॉस्ट की मतलब जो एडम और ईव को जब जन्नत से निकाल दिया गया था तब वो जगह क्या थी, वहाँ पे जो उन्होंने फल खाया था, किसी के अकॉर्डिंग वो एप्पल थी, कोई कहते कि वो अंजीर थी। तो डिफरेंट कंसेप्ट है उसके बारे में। लिटरेरी डिवाइसेस में अगला जो है वो है मेटाफर और फिर सिंबलिज्म, लास्ट में जो है इमेजरी। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास पोएम की ट्रांसलेशन आती है। पोएम की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं अब। इस पोएम की अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो इस पोएम में यही बताया गया है कि जब हम गुस्से में होते हैं उस गुस्से को शेयर नहीं करते, मतलब अपने एंगर को शेयर नहीं करते, तो उसको दबा कर रखते हैं, तो उस गुस्से की जो इंक्रीज़मेंट होगी उससे क्या होगा, हम भी परेशान रहेंगे और दूसरों को भी परेशान रखेंगे या दूसरों के लिए परेशानियां खड़ी कर देंगे। और पॉइंट जो है यहाँ पे अपने गुस्से को एक एप्पल ट्री के साथ कंपेयर करते हैं जिसे वो कल्टिवेट करते हैं, मतलब उगाते हैं, और फिर उस दरख्त का जहरीला फल उसका जो एनिमी है वो खा के मर जाता है। सो इट्स वन काइंड ऑफ इमेजिनेशन ऑफ द पोइट, और पोइट जो है इमेजरी का यूज़ करके समझाने की कोशिश कर रहा है। अब पोएम की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन है हमारे पास, आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नाराज़ था, गुस्सा था। आई टोल्ड माई फ्रेंड माई रेत डिड एंड। अब इस लाइन का मतलब ये है, रेत का मतलब है गुस्सा, मैंने अपने दोस्त को उस गुस्से के बारे में बताया और यूँ वो मेरा गुस्सा जो है ख़त्म हो गया, उस गुस्से की एंडिंग हो गई। अब इस लाइन में यही चीज़ पता चलती है हमें कि जब भी हमें गुस्सा उसको एक्सप्रेस करें, मतलब उसको ना दबाए। जब उसको हम दबाते हैं ना उस गुस्से को, तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होती है। और डिस्ट्रैक्शन किस तरह होती है, दूसरों के लिए परेशानियां खड़ी करते हैं और ख़ुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान रखते हैं। और तीसरी लाइन जो है हमारे पास वो है, आई वॉज एंग्री विथ माई फो का मतलब है दुश्मन। सो मैं अपने दुश्मन से नाराज़ था। आई टोल्ड इट नॉट माई रेत डिड ग्रो,
अब पोइट यहाँ पे यही बता रहा है कि मैंने उस गुस्से के बारे में नहीं बताया और मेरा वो गुस्सा बढ़ गया, उसकी ग्रोथ होती गई। तो मतलब जो गुस्सा इसने उस बंदे के लिए रखा था या उस बंदे पे इसके जो गुस्सा था उसकी जो है एक्सप्रेशन इसने नहीं की थी, सो वो गुस्सा जो है बढ़ता गया। सो अगले लाइंस में जो है एंड आई वाटर्ड इट इन फेयर्स नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स। तो इन दो लाइंस का मतलब है और मैंने अपने गुस्से को किसी पौधे की तरह उगाया, मतलब पौधे की तरह उसे उगाया, उसे कल्टीवेट किया और उस गुस्से को दिन रात कल्टीवेट करता रहा अपने डर से और अपनी आंसुओं से। मतलब डर इसलिए कि कहीं मेरे एनिमी को मेरे गुस्से के बारे में पता ना चल जाए, और टेयर्स का जिक्र इसलिए पोइट ने किया क्योंकि वो अपने गुस्से के किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, और यूँ उसके गुस्से की इंक्रीज़मेंट मतलब वो बढ़ती जा रही है, उसका जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी जो है मतलब कल्टीवेशन होती जा रही है। अब इसका उसके गुस्से को पौधे की तरह दिखाया गया, मतलब जो पोइट है उसके जो गुस्सा है उसको पौधे की तरह दिखाया गया जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अगला लाइन जो है एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स। सन्ड इट विद स्माइल्स का मतलब है प्रेजेंट टू बी चेयरफुल एंड ब्राइट लाइक द सन। सो इस लाइन का मतलब यह है और मैंने फेक स्माइल से उस दरख्त को सूरज की रोशनी दी, मतलब उसे बड़ा होने में और मदद दी। सो अगला लाइन जो है हमारे पास लास्ट लाइन जो है एंड विथ सॉफ्ट डिसाइडफुल वाइल्स। डिसाइडफुल का मतलब है डिसऑनेस्ट, धोखेबाज या स्ले, और इसके बाद वाइल्स। और इस लाइन में पॉइंट ये कहता है और अपने धोखे भरे चालों से, मतलब ये जो प्लांट है अजीब चीज़ों से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है डर से। किस चीज़ों से? वो चीज़ें क्या है? डर से, आंसुओं से, फेक स्माइल से, धोखेबाजी बड़ी चालों से, इन सभी से ये जो गुस्से का पौधा है ये जो है बढ़ता जा रहा है। तो इन लाइंस का मतलब यही है, जितने भी हमने पढ़े हैं, कि पॉइंट्स को जो है गुस्सा है, अब पहले अपने दोस्त पे गुस्सा था, उस गुस्से का इसने इजहार किया तो उसका जो गुस्सा था वो ख़त्म हुआ। लेकिन एक और बंदा है जिस पे पॉइंट को गुस्सा है, जो इसका दुश्मन है, लेकिन पॉइंट जो है उसको उस गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहा, सो वो गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। सो उस गुस्से की जो है क्या होगी? डिस्ट्रक्शन होगी लास्ट में। अब थर्ड स्टेंजा की बात करते एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, और वही गुस्से का पौधा बढ़ता गया दिन रात। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, जब तक उसमें एक ब्राइट एप्पल नहीं फल गया। और एंड माई पो बिहेल्ड इट शाइन, और मेरे दुश्मन ने उसे चमकते हुए देखा किसको? उस फल को। एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, और मेरे दुश्मन को पता चल गया कि ये फल जो है मेरा है, मतलब मेरे एंगर के जो पौधे थे उस पर एक फल आ गया है एंगर का, और तब मेरे दुश्मन की नज़र उस फल पे पड़ गई। सो अगला जो स्टेंजा है एंड इनटू माय गार्डन स्ट्रोल, और वो चुप कर जहाँ पर वो दरख्त था उस गार्डन में आया। व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, वेल्ड द पोल का मतलब है कवर्ड अप द पोल स्टार्स। जब अब इस लाइन का मतलब है जब रात इसने ज़मीन को कवर कर रखा था। पोल का मतलब है अर्थ। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और सुबह के वक्त मैंने खुशी से देखा माई पो अनस्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री। और इस लाइन का मतलब मेरा दुश्मन उस दरख्त के नीचे पेट के बल पड़ा हुआ था, मतलब मरा हुआ था। उसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दुश्मन इस दरख्त का जहरीला फल जो है उसने खा लिया था, तब ही वो मर गया था और मेरे गुस्से ने मेरे दुश्मन की जान ले ली। अगर मैं उससे बात करता तो शायद ऐसा ना होता। तो हमें चाहिए एंगर को कंट्रोल रखे। अब यहाँ पे जो एंगर को जो है पोइट ने किस चीज़ से सिंबलाइज़ किया है?
एंगर इज़ सिम्बलाइज्ड बाय अ पॉइजन ट्री। सो आई होप आपको समरी की समझ आई होगी। और सो इसकी राइमिंग्स की जैसे मैंने बताया था AA है, जैसे नाइट, ब्राइट, शाइन, माइन, इसी तरह स्टोल, पोल, सी एंड ट्री। सो इसके राइमिंग स्कीम है AA अब हम बात करते हैं जो थीम है उसके बारे में। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है एंगर। हाउ वी गो अबाउट डीलिंग विद एंगर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कि आप अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल करते हो, उसको किस तरह हैंडल करते हो, उसकी जो है एक्सप्रेशन है वो किस तरह करते हो। और गुस्सा जो है इंसान को चाहिए कि उसको एक्सप्रेस करे, उसको अपने अंदर ना दबा के रखे, क्योंकि जितना आप उसे दबा के रखोगे उतनी आप जो है किसी और के लिए परेशानियां खड़ी कर दोगे और ख़ुद भी परेशान रहोगे। डिसेप्शन मानी धोखा। जैसे इस पॉइंट ने जो है द स्पीकर डज़ नॉट टॉक अबाउट हिज फीलिंग्स टू हिज एनिमी, मतलब अपने दोस्त से जो है उसने अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन जब इसके एनिमी की बात आई तो ये खामोश रहा। और इसी तरह इसकी जो इसका एनिमी था उसकी जान चली गई। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज दैट्स इम्पोर्टेंट, मतलब हमें हर किसी से बात करनी चाहिए, अपने गुस्से का इजहार करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि बंदा हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव भी रहता है, और अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करे। लाइज एंड डिसाइड, फेक स्माइल, जैसे पॉइंट देता था अपने एनिमी को। सप्रेस्ड इमोशन एंड एंगर, अगेन वही बात करें कि हमें अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए। सप्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन, मतलब जो फीलिंग्स आप दबाते हो अपने अंदर उसको एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेशन का मतलब है एक्सप्रेस। गॉड्स रेथ का मतलब गुस्सा है, मतलब गॉड का जो एंगर होता है, जो गॉड का गुस्सा होता है, वो भी मेन थीम है पोएम का। सो आई होप अब आपको समझ आई होगी कि द पॉइजन ट्री के बारे में। सो फिर भी कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।